Welcome to PR Talk Show, initiated by Rabdi Meher, a non-profit organization based at New Delhi. और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सुशांत महापात्रा जी। उससे पहले मैंने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है कि कुछ हम समझ सकें, स्पेशली कि जो जजमेंट आया है 29 अगस्त को, वो जजमेंट बहुत ही वैल्यूबल है पूरी फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर को। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रजिस्टर एफआईआर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट इन रिगार्ड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर चैप्टर 14 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जबकि ड्रग इंस्पेक्टर को उन्होंने एम्पावर किया हुआ है सेक्शन 22(1)D के तहत कि वो ये काम कर सकते हैं। देखना यह है कि क्या ड्रग इंस्पेक्टर अपने इस पावर को यूज करने के लिए कैपेबल है, क्या उनको कुछ लीगल सपोर्ट चाहिए, लीगल ट्रेनिंग चाहिए। और इसमें देखना यह है कि क्या इसमें कुछ करेक्शन और फ्लॉ की रिक्वायरमेंट, कुछ फ्लॉ भी है, कुछ करेक्शन रिक्वायरमेंट है। और ये सारी चीज़ों के लिए आज महापात्रा जी से स्पेशली हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एडवोकेट सुशांत महापात्रा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस PR टॉक शो में। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि द थिंग्स विच यू आर डूइंग इज रियली गुड एंड द पेन यू आर टेकिंग इज वेरी कमेंडेबल, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। सो आई ऑल्सो वेलकम यू टू द शो एंड चूज मी फॉर दिस इंटरव्यू। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे इस काम को सराहा है, और हम चाहते हैं कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री एज सच आज के डेट में अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारा देखिए काम यही है कि ड्रग इंस्पेक्टर को भी कहीं पे भी कोई लोग दबाए ना, और ड्रग इंस्पेक्टर भी कभी इंडस्ट्री को कहीं पर दबाए ना। कानून का राज हो, और कानून का राज होने के लिए कानून आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी जगह हैं। यू आर एवरीवेयर। तो आज What I think, ये तो गलत होगा बोलना कि ड्रग इंस्पेक्टर ये इंडस्ट्री को दबाते हैं या इंडस्ट्री ड्रग इंस्पेक्टर को दबाते हैं, बिकॉज देयर इज सम सिचुएशन इज क्रिएटेड, इसको कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन द एक्शन टेकन बाय द ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर कैन नॉट बी कंडेम्ड ऑल द टाइम्स। एब्सोल्युटली sometimes there may be very few exception, लेकिन मान लीजिए कोई गलत दवाई बन रही है, somebody is making spurious medicine और counterfeit medicine और गलत काम ही हो रहा है, तो it is a duty of a drug inspector to ensure that at the same time industry का भी अच्छा काम चल रहा है। इंडस्ट्री भी कहते हैं कि हम कोई गलत काम करते नहीं है, but many players are there who are indulged into wrong practices. At the same time many honest manufacturers are there who are contributing towards the nation and health of the nation as well. So it is very wrong concept that कि दोनों आपस में, मेरा जो experience है, what I feel, both cooperate each other at a large extent. मैं बहुत देखा है, एक ना घर जैसा माहौल होता है ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री के बीच में। जी। तो आई थिंक कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, what सुप्रीम कोर्ट has done, they have done a commendable things. But certain reservation I have also with the judgment. We will discuss later on on that topic. So पहली बात तो कि let us start with the harmonious topic that a drug inspector and our pharma industry or drug control organization is on the same footing. today मोदी साहब ने जो दिया है कि भाई लोकल बढ़ावा देना है, local. So in the both us together, definitely pharma industry will do justice to the not national event but even to the world. जी जी जी, that is my observation, what I have seen till then. तो ये जो रूलिंग आई है, जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जो जिसमें उन्होंने एम्पावर किया है ड्रग इंस्पेक्टर को अरेस्ट करने के लिए भी, तो सेक्शन 22(1)D के तहत में, तो ये क्या पहले से कानून इन प्लेस है, और क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं था? आपका कुछ एक्सपीरियंस है इस पे? मैं गए 10 साल से इस चीज को अपोज करता आ रहा हूँ कि पुलिस हैज नो पावर एट ऑल टू रजिस्टर एफआईआर एंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ड्रग मैटर। मैंने कई केस लड़े हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट, शिमला हाई कोर्ट, है ना, इवन सम सेशंस में भी, मैं रांची में भी गया था, पटना में भी गया था। तो एक्चुअली कंसेप्शन क्या है कि
पहले तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी जब तक 36 AC was not added to the act. जी In 2008, when the amendment is carried out, 36 section 36 AC is added to the Drugs and Cosmetics Act 1940, जी thereby making some offences as a cognizable offences. जी 36 AC हम पढ़ेंगे तो some जी certain offences to be cognizable करके heading आया. जी 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 तो आपसे समझना पड़ेगा कि what is cognizable offence and then why arrest come in between is the two things. जी जब भी किसी के अंदर if any offense is shown to be cognizable, then it follows that कि there should be a power of a arrest. Not in a drug act, in any other act we can take. Wherever there is a offense is shown to be cognizable in nature, then there is a question, there is a provision for arrest also. And if there is no provision of arrest, then it is put into the act that no, certain authority has to arrest. नॉर्मली होता है क्या था ड्रग एक्ट में कि जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला गया ना तो इमीडिएटली हम क्या हमारे दिमाग में आता है अगर अरेस्ट की पावर एक्ट के अंदर दी नहीं गई है देन इट इज द पुलिस हु विल अरेस्ट दैट्स अ सिंपल थिंग एंड इट इज नॉट टुडे ये ना बॉम्बे हाई कोर्ट से ये कहानी शुरू हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है केस में कि भाई नहीं पुलिस इज ए पावर टू अरेस्ट इन ड्रग केसेस व्हाई बिकॉज सर्टेन ऑफ व्हेन द एफआईआर इज रजिस्टर्ड then there is a certain penal provisions also there, so police can investigate into that penal provisions, so vis-a-vis they can also investigate drug matter. फिर उनका क्या होता था ये सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हमें ये जानना we have to understand कि why police has no power. The first question, why we are saying or Supreme Court is saying or different high courts are saying admitting that the police has no power. Section 32 is a section which gives a power to the court for taking cognizance of offences. Section 32 says cognizance of offences. No cognizance of offence shall be taken by the court unless complaint is made by the drug inspector, person aggrieved, officers authorized by the state or central government, and voluntary consumer association. These are the four the person given in the act section 32 on अगर ये कंप्लेंट फाइल करते हैं then and then only court can take cognizance of offense. What is the meaning of cognizance of offense? meaning the तो 32 में अगर देखेंगे इसमें तीन चीजें हैं one is a complaint, second by the four persons given in that section, and third cognizance by the court. ये तीन चीजें हैं जी. I will just the book to elaborate it more clearly. कानून पे डिस्कशन करने के लिए जरूरी है कि रेफरल होना चाहिए. बहुत बढ़िया जी. So if we go by section 32 जी it says no prosecution under this chapter shall be instituted except by a inspector, any officer authorized, person aggrieved or recognized consumer association. So it says कि no prosecution under this chapter shall be instituted. तो जो word prosecution आता है ना, prosecution is a very wide word. ठीक है. अब prosecution जब कहता है then we have to understand कि how prosecution can be initiated under this act. अब कौन करेगा? चार आदमी कर सकते हैं. इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, पर्सन एग्रीव्ड, गजेटेड ऑफिसर एंड कंज्यूमर एसोसिएशन. So if we go by the word prosecution, what is the meaning of prosecution? Then if these four persons can institute prosecutions, means that these four persons cannot file charge sheet. They have file a complaint. So there the word prosecution has to connect with the word complaint. So on the complaint of these four persons, this prosecution can be initiated under this act. So when the word prosecution is taken, it is complementary with the complaint, and complaint can be filed by these four persons only. Meaning thereby, police has no power to institute prosecution. Because under 173 report में police has only a power to file charge sheet. Report police report कहते हैं
Police can file charge sheet. But this section clearly debar police officer from filing any charge sheet or any complaint. अगर पुलिस ऑफिसर को पावर देनी होती फॉर इश्यू प्रोसिक्यूशन, तो पुलिस ऑफिसर का नाम इसमें होता, सेक्शन में होता, because this is section statutory part. Since police name is not given this category who can file a prosecution, so it is very much clear, not implied, very much clear that there is a bar for the police officer to intervene into the prosecution of drug and cosmetic sale. अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि सेक्शन 4 आता है, सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी आता है। सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड एज पर सीआरपीसी। फिर कहता है ऑल अदर ऑफेंसेस save as otherwise provided shall also be inquired into, investigated and tried under CRPC। मीनिंग दैट भाई अगर आईपीसी का कोई भी क्राइम है उसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन अगर किसी एक्ट में एक्सेप्शन दिया गया है तो उस केस में पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है कि अगर किसी और एक्ट में इसके लिए कुछ प्रावधान दे गया है, तो अब हम सेक्शन 4 को सेक्शन 32 सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी एंड देयर भी सेक्शन 32 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ते हैं। ये निकल के आता है कि भाई इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसका जो ट्रायल है वो चलेगा ड्रग एक्ट के हिसाब से ही। ओके, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सब सेक्शन 2 में कहता है सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट no code inferior to that of the court of session shall try an offence punishable under this chapter। मतलब ये कहता है कि सेशन कोर्ट भी सारे इसमें ऑफेंसेस को ट्राई करेगा except those offences which has been saved by this act। इसका मतलब यह है कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है, उस एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑफेंसेस कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। अब हम आते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन किसको ट्राई करेगा। अब इसके लिए क्या किया, इन्होंने सेक्शन 36 एसी 2008 एक्ट में अमेंडमेंट किया और 2008 में सेक्शन 36 एसी इसमें ऐड किया। नाउ लेट अस गो सेक्शन 36 एसी। व्हाट सेक्शन 36 एसी है? सेक्शन 36 एसी अगर हम करते हैं, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल and non-bailable in certain cases। ये करती है। और क्या किया इन्होंने, 36AB जोड़ा। 36AB में क्या किया, स्पेशल कोड कर दिया। तो नाउ एज पर द एक्ट द सेशंस कोड इज अ स्पेशल कोड अंडर सेक्शन 36AB to try the offences which is given under that section। सेक्शन कौन-कौन से? सेक्शन 13, सेक्शन 22 क्लॉज A and C, सेक्शन 20 सेक्शन 22 ब्रैकेट 3 सबसेक्शन 3, सेक्शन 27 A and C, सेक्शन 30 ब्रैकेट 1, सेक्शन 28 है, सेक्शन 28B क्लॉज B। तो ये जो सेक्शंस है, इस सेक्शन के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है, उसी केस में कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई कर सकती है। ओके, तो अब हम पीछे चलते हैं। सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 को हम पढ़ के 32 पे आते हैं। 32 में बोलते हैं प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द 4 पर्संस। तो पुलिस की पावर खत्म होगी एज पर सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी। अब कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आती है, कोर्ट ऑफ सेशन में 36A भी लिख दिया स्पेशल कोर्ट, तो वही ट्राई करेगा केसों को। फिर 36AC आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 36AC और 36AB में जो ऑफेंसेस दिए गए सेम ऑफेंसेस हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ऑफ सेशन 36AC में दिए गए ऑफेंसेस को ट्राई करेगा। इसमें पुलिस का कहीं रोल नहीं आ रहा, कहीं कोई नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। तो मैंने बता दिया कि 36AC में व्हाटएवर ऑफेंस आर शोन इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मजे वाली बात आगे आती है 36AD। 36AD क्लियरली कहता है कि ऑल द ऑफेंसेस इसके अंदर जो है वो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड सीआरपीसी से गवर्न होंगे। क्या मतलब हो गया कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कोई एक्सेप्शन दिया गया है, कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है,
to that extent CRPC will not be applicable, and for the remaining purpose CRPC will be applicable. अब हम जब पढ़ते हैं सब चीजों को, तो इसमें मुझे क्लियर दिखाई देता है कि पुलिस को तो पावर है ही नहीं, ना ट्राई करने की पावर, ना इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, ना कंप्लेंट फाइल करने की पावर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये चीज ऐसा, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट पुलिस इज नो पावर। लेकिन क्या होता था कि जब भी ड्रग का केस फाइल होता था, उसमें 420, 467 ये धाराएं लगा दी जाती। अच्छा, वहाँ पे पिनल प्रोविजन, सो दैट कि पुलिस जो एसएचओ है वो बड़ा क्लियरली हो जाए कि भाई मेरे पास ऑफेंस है, आई कैन इन्वेस्टिगेट। अच्छा, तो मेजर प्रॉब्लम इज जो धाराएं लगती थी उसमें ड्रग एक्ट की, वो लगती थी 17, 17 है, 17 भी जी, 17 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, देन यूर स्पूरियस ड्रग। let us go one by one, I may be wrong somewhere. नहीं Section 7 is a misbranded drug. जी, Section 7 is a rented drug. Section 17B is a spurious drug. 17C is a misbranded cosmetic. 17D is a spurious cosmetic, and 17 is a cosmetic. Section 18 is also there, prohibition on manufacture and sale of the certain drugs. तो ये धारा भी उसके साथ अक्सर लगती थी, स्पूरियस तो होगा ही होगा। मान लो काउंटरफीट ड्रग है तो स्पूरियस तो होगा। अब अडल्टेड है या नहीं है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। स्पूरियस तो है ही जी। तो अब जब एफआईआर रजिस्टर होती थी, क्योंकि सिंपल वर्ड दिखाया जाता था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर होगी, because CRPC कहता है कि in case of a cognizable offense, police has the power to arrest any person without warrant. जी। अब वारंट कब लगता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसमें ही पुलिस को पावर है कि he can go to the court and take a warrant for arrest of a person. अब ये हुआ कि भाई पटना हाई कोर्ट में भी इस तरह की बातें उठी, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बातें उठी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बात उठी। तो इसमें ना बड़ा सा एनोमली था कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट क्या कहती थी, तो हाई कोर्ट क्या कहती थी, नो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला। खाली एक है पटना हाई कोर्ट ने टॉर्क वाले केस में सीधा कह दिया है कि पुलिस इज नो पावर। No power. Okay. So that is based upon the divisional bench judgment in Hindustan Liver's case, उसको डिनाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने क्लियरली टॉर्क वाले केस में बोल दिया कि नहीं पावर नहीं है। अब हाउ हाई कोर्ट वाज इंटरप्रेटिंग इट, you know, FIR can be registered because it's a cognizable offense. Police will arrest it. It will investigate the thing, then it will make a report. And either give to the drug inspector as a part of investigation, or it will file to the court where drug inspector will file complaint. तो complaint का ये part माना जाएगा, उसको चार्जशीट नहीं माना जाएगा। Okay. तो अल्टीमेटली जो काम पुलिस ने किया, जो इन्वेस्टिगेशन की, जो अरेस्ट किया, अल्टीमेटली उसने जो रिपोर्ट बनाया ना उसका कुछ भी नहीं हुआ। that could not bring to a logical end. जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को उठाया, बोला भाई देखिए सेक्शन 22, देखिए सेक्शन 4 तो है ही सीआरपीसी का, सेक्शन 32 भी अवेलेबल है, सेक्शन 36 भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसके दौरान मेरे को ना उनको सुप्रीम कोर्ट को कहीं ये नहीं मिला कि कहीं से भी पुलिस हैज एनी स्कोप टू इंटरवीन इनटू द ड्रग केसेस। जी। दे कुड नॉट गेट एनी बेसिस, जी, एनी बेसिस where Supreme Court can still was finding that there is any power to do any investigation or any arrest for that matter the drug and conspiracy. तो उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मैं आपको थीम बता रहा हूँ, तो लंबी कहानी। मेरे कुछ और सवाल भी हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ साथ साथ। हाँ, मेरे पास इसके बाद आप पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 36 में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है, इसका मतलब है कि अरेस्ट की पावर तो है, अरेस्ट की पावर तो है, बिकॉज़ जब लेजिस्लेचर हैज गिवन ए प्रोविजन फॉर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, देन देयर इज अ पावर ऑफ अरेस्ट, देन द क्वेश्चन अराइजेस हु विल एक्सरसाइज दैट पावर। जी, व्हेन पावर इज देयर,
तो ड्रग एक्ट में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जब उन्होंने 34 AC को 36 AC अमेंड किया, रिफर किया, उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हु विल एक्सरसाइज पावर ऑफ अरेस्ट। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई अब तो लेजिस्लेशन तो आने आया नहीं है, तो उन्होंने क्या हुआ, अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये बोला कि जब तक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट लेके नहीं आती, हम ये रूल करते हैं कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर हैज अ पावर टू अरेस्ट ए पर्सन, because they find that the police cannot intervene into the drug cases, and so ultimately the drug inspector has to give a power of arrest. अब ड्रग इंस्पेक्टर को अगर पावर ऑफ अरेस्ट देना है तो कैसे देंगे वो? There should be enabling provision under the act. Then they resorted to section 22(1)(d). जी सेक्शन 22(1)(d) क्या है? रेसिड्यू पावर है जी क्या है? हर है ना, they have refer other judgments also. जी So what that residue power is? That residue power is exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purpose of this chapter. What बोला है chapter? Or any rule made thereunder. जी So the drug inspector can exercise such powers which may be necessary for carrying out the purpose of this chapter. अब उन्होंने word necessary लिया यहाँ से, word necessary लिया, इन्होंने ये बोला कि भाई चैप्टर 4 के अंदर ही 36 AC आता है, इसलिए हम ये पावर ड्रॉ करते हैं 22(1)(d) से, और ये पावर हम देते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को कि भाई इस सेक्शन के तहत ही कैन एक्सरसाइज अ पावर गिवन अंडर सेक्शन 36AC। जी बिकॉज क्योंकि अरेस्ट की पावर ना एक्सप्रेसली लिखी हुई होती है, तो इसलिए एक्सप्रेसली लिखी हुई नहीं थी, जी इसलिए उन्होंने ये चीज बोली। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने राइडर दिया हुआ उसके अंदर, जी तो 2 राइडर दिए हुए। एक क्या है, या तो पार्लियामेंट अमेंड करे तो तब तक उनका जो दिया हुआ जजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा, जी जी अदरवाइज उन्होंने और एक प्रोविजन दे रखा है 143 में पैराग्राफ में, कि आप 33P करके सेक्शन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, 33P में ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि दे कैन इशू एनी नोटिफिकेशन फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने 33P का भी प्रोविजन छोड़ दिया है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, बिकॉज वो स्टैट्यूट का पार्ट है जी। एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 33P हैज द सेम फोर्स एज इफ इट इज द स्टैट्यूट, although it is a issued by the ministry, but it is a force under section 33P. So now the central government के पाले में गेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई कर सकती है और इसको बता सकती है कि भाई कैसे ड्रग इंस्पेक्टर को पावर यूज करना है अरेस्ट का, एसओपी दे सकती है जी। होम मिनिस्टर कैन इशू गाइडेंस नोट एंटायर पुलिस स्टेशन who's in the passing some order or some notification circular to all SHOs within their jurisdiction to help the drug inspector for implementation of act. I will not say implementation of the judgment, implementation of this act. पहले तो कोई नया कुछ नहीं लिखा है इसमें, जजमेंट ने एक नया एक क्लैरिफाई कर दिया कि भाई नहीं ड्रग इंस्पेक्टर अरेस्ट करेगा इसको भी पावर। दिस इज द सब इन सब्सटेंस। हाँ, इसमें अंदर कुछ चीजें हैं जिसको कि हम चैलेंज कर सकते हैं और फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, सो आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस, एनी डाउट। बहुत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो इतना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दिया है और ये इस जजमेंट के बारे में कि जजमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही है और पुलिस को पावर नहीं थी पहले भी, और इसके लिए आप हमेशा से लड़ते आए हैं, 10 साल से लड़ते आए हैं और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जाके आपने लड़ाई करी है, और आज ये दिन आया है कि जो आपने लड़ाई करी थी 10 साल पहले और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को इम्प्लीमेंट करके ये प्रूव कर दिया है कि यू वर एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल से मैंने पूरी जो 25 साल की एक्सपीरियंस है हमारी फार्मा इंडस्ट्री में, मैंने ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं देखा जिसने इतना चैलेंज किया हो, स्पेशली अगर हम देखें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लेकर के। सर मेरा 2-3 सवाल ऐसा है, वो बहुत ही कॉमन है कि पंजाब में एक ड्रग इंस्पेक्टर को गोली मार दिया गया, एक लेडी ड्रग इंस्पेक्टर थी, एक रिटेलर ने गोली मार दी,
तो जब ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ड्रग ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो जब वो बिल्कुल सही। हमारे इम्प्लीमेंटेशन करती है, दवाइयों की का ख्याल रखती है कि सही दवाइयाँ सही जगह पहुँचे पेशेंट की तरफ, उनको जान बचे अच्छे से, तो उनके सेफ्टी के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जब वो डायरेक्ट अगर मान लिया वो प्रोसिक्यूट करने लगेंगे, अरेस्ट करने लगेंगे, तो नेचुरली है कि उनके ऊपर में एक्शन हो सकता है, रिपरकशन हो सकता है। और तो वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इंडस्ट्री भी डरी हुई है कि वो पता नहीं कभी भी कैसे भी उठा सकते हैं हमारे को। ठीक है, जो लोग नहीं, गलत कर रहे हैं। हम एक एक पार्ट करके लेते हैं कि आपने ये जो तो सवाल बताया है। कि ड्रग इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई करके। जी। देखिए, इस तरह के चीजें होती है, आई डोंट डिनाई दैट, बट ना बहुत ही रेयर चीजें रेयर से होती है। इसलिए मैंने बोला कि हियर गवर्नमेंट हैज टू टेक ए प्रोएक्टिव स्टेप। जब भी ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं कहीं पे भी रेड करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ पुलिस। जी। अब हम अगर सेक्शन 41 टू 45 और सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसमें प्रोविजन सारे दे रखे हैं कि भाई पुलिस हैज टू हेल्प ड्रग इंस्पेक्टर और एनी लॉ एनफोर्सिंग जी। एजेंसी जो उनके पास हेल्प के लिए आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि नो डाउट कि दे सपोर्ट हैज टू बी गिवन बाय द पुलिस। ठीक है, डन। ना अब ना ये जैसे मेरे बहुत सारे ड्रग कंट्रोलर्स हैं, हमारे अच्छे बातचीत है, बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ सेम प्रोफेशन। तो जी। द डाउट इज रेस्ट कि भाई जब ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं किसी पुलिस स्टेशन में ना, उतना अच्छा रेस्पॉन्स उनको मिलता नहीं है। जी, मिलता है। तो साहब कहते हैं कि भाई बिकॉज दे आर पुलिस आर सो इज टोटली इन्वॉल्व टू मेनी मैटर्स, तो वो कहते हैं कि हाँ। भाई हम कैसे क्या करें, हमने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो हम पुलिस को क्यों भेजें। ये पार्ट है, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। इसके लिए हर स्टेट ड्रग कंट्रोल को अपने स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा और एक सर्कुलर जारी हो उसके लिए कि भाई कोई भी एसएचओ जिसके पास भी ऐसे जाते हैं ड्रग जी। इंस्पेक्टर, they should help them, they should support them as a law enforcing agency। अगर ऐसा कोई एसएचओ नहीं करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ये जरूर सर्कुलर में होना चाहिए, हाँ। तभी जाके पुलिस की हेल्प मिलेगी। जी। इसके बाद मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू दिस मीडिया कि जी। whosoever any government is passing any circular, there जी। should be a clear cut indication that if any SHO fail to provide any assistance to the drug controller, drug जी। inspector, then on complaint disciplinary action will be taken। बहुत और बढ़िया। अगर वो मुजरिम वहां से भाग जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी होगी एसएचओ के ऊपर। बिल्कुल सही। जब तक ये सर्कुलर जारी नहीं होता, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया है इसको? सुप्रीम कोर्ट ने ना वो लिया एक्साइज वालों का सिस्टम लिया, सेक्शन 9 लिया, सेक्शन 4 लिया एक्साइज में। एक्साइज में भी ऐसा होता है, जी। तो जी। उनके बाद कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो होती नहीं है, जी। जी। पीपल होते हैं कमिश्नर के साथ। तो उसमें भी क्या है कि जब रेड करने जाते हैं वो लेते हैं पुलिस की प्रोटेक्शन ही लेते हैं। जी। एक प्रॉब्लम हो रहा है, होम स्टेट में तो आपने कर दिया, चलो आप आपका इन्फ्लुएंस है, होम हम्म। स्टेट में आपने पुलिस ट्रेन करके आपने कर दिया, लेकिन ना इंटर स्टेट ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ से किसी स्टेट में जाएगा और हम्म। उनको मालूम वहाँ पे रेड करनी है या कुछ गिरफ्तारी करनी है। उस केस में उस स्टेट के पुलिस की भी जिम्मेदारी बनेगी, तो वहां पे भी सर्कुलर इशू होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, भाई सेक्शन 33 को इन्वोक करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टेट नहीं करती तो डेफिनेटली आई विल फाइल ए पीआईएल और रिट ओ, वेरी अगेंस्ट गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 33। एक्सीलेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, आई थिंक इट विल इजी वर्क फॉर मी। जी। जी। मुझे लगता है कि इसको भी इसमें लवली। इमीडिएटली एक्शन लवली लवली। अगर नहीं ले सर, एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि बी फार्मा में हम लोगों को तो पता ही है, मैंने भी बी फार्मा करा हुआ है, तो कानून की पढ़ाई तो वहाँ पर सर ऐसे ही, मतलब खुद जो पढ़ाने वाला होता है उसको खुद ही नहीं पता होता, तो वो क्या पढ़ाएगा हमारे। और हम लोग भी बहुत राइट। बदमाश होते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते इसलिए कि किसी भी तरह से पास होकर के निकल जाए। बहरहाल, जब हम ट्रेड में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, तो सीखना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या आप दे पाएंगे? आप जैसी संस्था कोई है जो उनको एड कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट की ना पुलिस एकेडमी है, अच्छा। पुलिस एकेडमी जुडिशियल एकेडमी हर स्टेट में है। हम्म। और पुलिस भी कभी कभी हम लोगों को बुलाती है फॉर टू गिव लेक्चर ऑन कॉपीराइट, ऑन पेटेंट, ऑन जी। एनडीपीएस, ऑन ड्रग लॉस।
Sometimes they also call us, and we are very happy to go over there and demonstrate whatever we know, because हमको भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, जितना भी पता है. Otherwise, ना they have a training center with them. I think drug department also has their dedicated training center. तो वहाँ पे वो सेंटर है उनका, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जा सकता है. जी. And if more some support is required, I am happy to. वेरी गुड, वेरी गुड. सर एक सवाल ये था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 33P में कुछ ऐसा कुछ पावर है क्या, क्या वो कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, एक्शन ले सकती है कुछ? जजमेंट ने खुद बोल दिया है. जजमेंट ने दो ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ये दिया है कि भाई 33P में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे ऑर्डर, दे हैव पावर, उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, या तो फिर बोल दिया पार्लियामेंट पास करे, फिर पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन दिस इशू, है ना, 142 में ये हमारा ऑर्डर चलेगा. इनहेरेंट पावर इसलिए एक्सरसाइज, देखिए इनहेरेंट पावर कब एक्सरसाइज किया जाता है कोर्ट से जी, कि देयर इज अ लॉ, इट इज लेकुना इन द लॉ, कोई कमी रह गई है, तो देयर इज अ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इफ देयर इज अ लेकुना इन द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन फिल दैट लेकुना. तो पहली बात नहीं है, बहुत बार हुआ है. तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, केस मेरा पहले भी था, उस केस में भी ऐसा इशू था. उसमें इशू ये था, यस एग्जैक्टली रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर, कोई लाइसेंसिंग इशू था. ये था कि एक कंपनी ने लाइसेंस लिया, उसका लाइसेंस हुआ करता था, वो एक्सपायर हो गया जी. उसके बाद फिर उसने दोबारा उसने अप्लाई नहीं किया. फिर जब वो दोबारा लेने गया, अप्रूवल लेने गया, तो बोला 5 साल फिर पार हो गए थे, बोला 5 years का था, एक्सपायर हो गया, उसने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दिया था उसने, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ था. उसके बाद फिर दोबारा जब उसने उस 5 साल के बाद, मतलब आफ्टर 5 years, 5 + 5 10 years के बाद जब गया वो लेने के लिए, तो पता चला कि इसका तो रिन्यूअल ही नहीं है हुआ है, तो उसको कैसे ये करेंगे. थर्ड टर्म में ना वो 5 साल तो हो गया, 5 साल का रिन्यूअल अप्लाई किया था, थर्ड टर्म फाइल करना भूल गया, उसको याद नहीं रहा कि उसको अप्लाई करना है. तो ड्रग डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई जब आपका एप्लीकेशन ही लगा है तो हम आपको अप्रूवल कैसे देंगे जी. तो उनके अपने बाउंड्री, तो अपील स्टेट गवर्नमेंट में गई थी, तो वहाँ पे ये चीज मैंने उठाई थी कि भाई अगर कि आपने अगर एक लाइसेंस इशू किया है, रिन्यूअल उसका पेंडिंग है, रिन्यूअल पेंडिंग है, दोबारा वो फाइल नहीं कर सकता. एक ईंट के ऊपर एक ईंट जमा करके आप घर बना सकते हो, अगर एक ईंट बीच में खाली है तो नहीं होगा. तो स्टेट गवर्नमेंट गिवन पब्लिक इन आवर फेवर, तब ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है. इसी तरह ना जहाँ पे कमी होती है, कोर्ट हैज अ पावर टू इंटरवीन अंडर 142 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, तो 226 में हाई कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का दायरा होता है स्टेट के अंदर, तो बेसिकली 142 सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है. सुप्रीम कोर्ट हैज पावर होती है, हाई कोर्ट. मैं आपका सर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली और सारी इन्फॉर्मेशन दी है इंडस्ट्री को और ड्रग इंस्पेक्टर को भी. क्या आपका कुछ क्लोजिंग लाइन जाएगा आप इस चीज़ के लिए? जजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है जी. गड़बड़ क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑफिस होता है, इसमें ड्रग लॉ, स्पूरियस ड्रग का मामला, एक कंपनी जाती है पुलिस स्टेशन में, बोलते हैं भाई स्पूरियस ड्रग बता, हाँ ठीक है, तो स्पूरियस ड्रग काउंटर स्पूरियस ड्रग में आता है. उस केस में पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 420 का पुलिस कंपनी जा रही है, 420 का अपनी लेके 420 और 467 का बनता है, फेब्रिकेशन का डॉक्यूमेंट का बनता है केस, ठीक है, आईपीसी में. अब सवाल ये उठता है, पुलिस ड्रग तो 17B में आ रहा है, कितने 420 में लग रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा. आई विल प्रीफर ये इन्वेस्टिगेशन ड्रग इंस्पेक्टर को ही करना चाहिए. पुलिस का कोई भी रोल इसके अंदर बंद करना चाहिए. हाँ, अगर एक्सक्लूसिवली कोई है, आईपीसी का ही मामला है तो बात अलग है जी. लेकिन जहाँ पे ये इंटरव्यू सवाल है, ये होगा जी. एक सवाल मेरे को ये आ रहा है, थोड़ी सी मेरे को वीकनेस नजर आ रही है, ऑल्दो इट्स अ गुड जजमेंट जी. उन्होंने सेक्शन 33P रेफर किया जजमेंट में. सेक्शन 33P में उन्होंने ये कहा कि भाई ये 34AA क्या होता है कि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर गलत काम करता है, सर्च करते हैं, तो उसमें पनिशमेंट दे रखा है. इसमें ना अगर गलत अरेस्ट किया, अरेस्ट के अगेंस्ट में कोई पनिशमेंट नहीं है.
तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिफेंसिव हो रहा है उस चीजों में कि भाई वी आर अवेयर 34 AA में ये प्रोविजन नहीं है, बट स्टिल वी आर इन्वोकिंग आवर पावर अंडर 142 बोला हुआ है जी। तो वो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। आई थिंक कि अमेंडमेंट इसमें आना ही आना चाहिए, चाहिए। जब ओके। तक नहीं आता है तब तक 33 पे काम चलाया जा सकता है। जी जी। और एक जजमेंट में कमी यह है कि भाई जजमेंट में ये बोला कि ये जजमेंट जो आज से लागू होगा, इससे पहले जो प्रोसीडिंग होगी ये लागू नहीं होगा। आई थिंक इज अनफेयर। अच्छा, ओके। हाँ, आई थिंक अनफेयर बिकॉज अगर ये प्रिंसिपल आप लेके चलते हो तो जो अपील लेके आया आपके पास, हाँ। जिसके खिलाफ अपील लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने अलाउ क्यों नहीं किया? हम्म उसकी भी सजा हुई है, पुरानी तरह सजा हुई है ना, उसको भी आपको अलाउ करना चाहिए, आपने बिल्कुल डिसमिस क्यों कर दिया? तो बिल्कुल। ये 3-4 पॉइंट है, बट एनीवे आई एम फाइलिंग क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पिटीशन जी जी। क्लैरिफाई दैट कि अगर दोनों एक कवर हो रहे हैं तो दैट इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफर टू द पुलिस। ठीक है। ये है। और ये 33 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर आप स्टेट वाइज करते हो ना, मुझे नहीं लगता कि इंटर स्टेट में आपको कोई इतना फायदा होगा कि कहीं डिपार्टमेंट ने अभी ये किया है। जैसे मेरे को पता चला कि हरियाणा department has given note to the central to state government जी। on certain issues. So उसमें उन्होंने कुछ भेजा है, कहते हैं कि डेजिग्नेटेड थाना बनाया जाए, हाजत की फैसिलिटी दी जाए, डेजिग्नेटेड हमें पुलिस फोर्स दिया जाए। तो ये बात सही है, लेकिन आई थिंक कि 33P में जरूरी है ये चीज होगा। वेरी गुड सजेशन दैट डिपार्टमेंट हैज गिवन। जी डेडिकेटेड थाना बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट विल बी वायलेशन ऑफ सीआरपीसी। जी। बाकी सब चीजें सही है, लेकिन मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू होम मिनिस्ट्री टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट, तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। करेक्ट। तो इसी के साथ हम लोग अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं महापात्रा जी आपका स्पेशली, क्योंकि आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और अपनी जो एक्सपीरियंस है और आपका जो भी 10 साल से जिस पे कोशिश कर रहे थे वो जो आज सच हुआ है, तो आपने उस चीज़ पे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी इंडस्ट्री को। फिर भी मैं इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ। वो सारे इसमें वकील कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भी ये हो, बिकॉज वी ऑल वर्क फॉर द नेशन। ऐसा नहीं कि हमारा किसी डिपार्टमेंट से लड़ाई है हमें या हमें कुछ। इतना पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक अच्छे इंसान भी हैं, और वकील तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन आप में जो खूबी है वो तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ आपको। तो पूरी इंडस्ट्री बात जानती है कि जिस पर आप है हाथ रखते हैं, जिस पे आप हाथ रखते हैं वो हाथ में आ जाता है, बस ये जानता हूँ मैं। तो नहीं ऊपर नहीं वाले ने आपको ये वरदान दिया हुआ है कि आपका आप में दमखम सब है, आप जी जान से लगते हैं जिस प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट को आप जीत ही लेते हैं। यू आर ए विनर एक्चुअली, नो डाउट अबाउट इट। I don't take on a face value, but still I thank you for the compliment. सर Thank मैं you so much. मैं तो आपका क्लाइंट भी रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ आपके अंदर क्या पावर है। तो मैं इंडस्ट्री को बस यही बोलना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं। हाँ गलत आप करेंगे, गलत करेंगे आप तो हम ये गवर्नमेंट के पॉइंट साथ आपने हैं। अच्छा बोला। जी। और अगर ड्रग इंस्पेक्टर को कहीं डर लग देखिए रहा है किसी इंडस्ट्री वजह को से, तो वो भी सामने आएंगे, हम ड्रग इंस्पेक्टर के साथ भी हैं। हमारा और जो महापात्रा जी का एसोसिएशन है वो ये है कि हम लोग इंसाफ करने वाले लोग हैं, और जो लोग गलत हैं उनको छोड़ने नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, तो उनको सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे किसी भी हाल में, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। जी, आप कुछ कहने वाले थे। कंपनी वालों को ना फार्मास्यूटिकल कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इज अ फैमिली। मेरा जी ये मानना है। जी जी। Whether it is easy for pharma companies to clarify their stand to the जी drug inspector, and मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर तो बड़े पॉजिटिव वे में रहते हैं। आई जी डोंट जी। थिंक दे आर, कोई गलत काम नहीं करेगा एकदम से, क्या करेंगे? हाँ, सही चोरी बात। कर रहा है, बिना लाइसेंस के काम कर रहा है। जी अदरवाइज आई थिंक कि दे वर्क लाइक ए फैमिली। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई नो मेनी ड्रग इंस्पेक्टर्स, मेनी ड्रग कंट्रोलर्स, एक्स ड्रग कंट्रोलर्स, है ना। लेकिन मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि दे आर लाइक गुड, दे आर वेरी गुड पीपल। एक पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, बी absolutely। फार्म फार्म करके टेक्निकल चीजों में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडस्ट्री शुड नॉट, बल्कि इंडस्ट्री को खुश होना चाहिए कि पुलिस के चंगुलों से जान छूटी। हाँ, सही बात है। शांति जो मिली। एफआईआर होता है
क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एक तो पुलिस वालों को समझाना मुश्किल होता है हाँ, सही कि बात। क्या क्यों नहीं है, क्या है, जी, जी, आईपी क्या है, यूएसपी क्या है, मर्क क्या है। जी, जी, जी। आई थिंक गुड, दिस इज गुड लॉ मतलब एंड एक आई घर एम की गोइंग टू बात मेक। घर में है तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल उन्होंने बोला कि बाहर का आदमी क्यों अंदर आया भाई। जब एक ड्रग लॉ के अंदर एक कॉरिडोर बना हुआ है, उसके अंदर सारा काम हो, बाहर का आदमी बहुत क्यों आया बढ़िया, इसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो इस जजमेंट का हम थैंक लोग यू। सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला दिन बहुत अच्छा हो। और हाँ, चूंकि कुछ फ्लॉज भी हैं, फ्लॉज के अगेंस्ट में आप आगे जाएं, ज़रूर जाएं, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तो करेक्शन तो चाहिए, हमें हम लोगों को करेक्शन भी चाहिए। दो दो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक जी, क्लैरिफिकेशन में ये दिया होगा कि भाई पुलिस अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें ड्रग लॉ और पिनल लॉ दोनों लग रहा है, दैट जी, शुड बी ट्रांसफर जी, एट 33 पी। आई विल, ये होना चाहिए सेक्शन 33 जी, पी जी, में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है। तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम आउट। सेंट्रल कोई भी नोटिफिकेशन लेके आ सकती है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। जी, जी। बहरहाल ये हमारा जो स्पेशल शो था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, ये काफ़ी लंबा खींचा है, लेकिन ये लंबा खींचा इसलिए था क्योंकि ज़रूरत थी हमें सब बातों को टच करने की, और जब तक सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इसका भरपूर आप सब लोग, सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे। किसी को कोई भी इश्यूज़ हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ड्रग डिपार्टमेंट हो, अगर कोई इश्यूज़ हो तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिए रब्दी मेहर 01@gmail.com पर, या info@rabdimeher.com पे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है तो, 9818131498 पे, और हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, भरपूर सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत। थैंक्स। थैंक यू।